अस्सलाम वालेकुम। माजू रिसर्च एक्सपर्ट के साथ मैं हूं मरीम अब्दुल कादिर और आज हमारे साथ मौजूद है फैकल्टी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से असिस्टेंट प्रोफेसर जिन्होंने रिसर्च की है इस्लामिक फाइनेंस इन कैपिटल मार्केट एंड फिनटेक से। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर सैयद आलमदार अली शाह से। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आपका रिसर्च किस तरह से इस्लामिक फाइनेंस के उसूलों को मॉडर्न कैपिटल मार्केट के साथ इंटीग्रेट करता है, खासतौर पर फिनटेक इनोवेशंस के? देखिए, जैसे आपने खुद बताया कि मेरा रिसर्च एरिया इस्लामिक फाइनेंस, कैपिटल मार्केट्स और फिनटेक, ये 3 डिफरेंट एरियाज हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो है वो कैपिटल मार्केट्स में को किस तरह से हेल्प करती है। जैसे पहले हमारे पास ये प्रॉब्लम रहती थी कि बायर और सेलर्स के इंटरेक्शन को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए कि वापस में एक दूसरे को इजीली कांटेक्ट कर लें। तो इस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए हमने जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इसको हेल्प करती है कि ताकि लोग घर बैठे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में, कैपिटल मार्केट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज इसमें ये आती है कि वो शरिया कंप्लायंट वे में किस तरह से हम उसको कर सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त बायर एंड सेलर्स आपस में डील करते हैं तो नॉर्मली उनको शरिया असूलों का ज्यादा पता नहीं होता। ठीक है, तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इस चीज को हेल्प आउट करती है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में जो हम इस्लामिक फाइनेंस के पैरामीटर और एल्गोरिथम बिल्ट इन करते हैं कि जिस वक्त कोई बायर या सेलर कोई ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है तो जो आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो बताते खुद फंक्शन करके वो उसको बता देती है कि ये आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो शरिया कंप्लायंट है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी टेक्नोलॉजी है, फिनटेक है और जो आपकी इस्लामिक फाइनेंस है वो हेल्प करता है फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट्स को ग्रो करने में। अच्छा सर, आपको क्या चैलेंजेस नजर आते हैं जो इस्लामिक फाइनेंस को उभारते हुए फिनटेक सॉल्यूशंस के साथ अलाइन करने में मसरूफ होते हैं, और आपका रिसर्च इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए क्या पर्पस यूज करता है? इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है रिसोर्स अवेलेबिलिटी। जिस तरह अपकमिंग स्टूडेंट्स जिस तरह से आ रहे हैं, बच्चे मार्केट्स में आ रहे हैं, उनको इस्लामिक फाइनेंस का अच्छी तरह से नॉलेज नहीं होता। फिनटेक, उनको ये नहीं पता होता कि फिनटेक क्या है। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो इसमें रिसोर्स अवेलेबिलिटी। ठीक है, फिर जिस तरह हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये एक है टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स अवेलेबिलिटी। तो 2 इसमें मेन चैलेंजेस हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबिलिटी और एक टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें जिस वक्त हम काम करते हैं कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की हम एजुकेशन इम्पार्ट करें ताकि बच्चों को पता लगे कि टेक्नोलॉजी को फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा इसमें हम उनको जो इस्लामिक फाइनेंस की इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करते हैं जिस तरह से जिसकी वजह से उनको ये पता चलता है कि जो इस्लामिक फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स है उसको टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट करके जो ट्रांजैक्शंस को उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। अच्छा सर, क्या आप किसी स्पेसिफिक फिनटेक डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं जो इस्लामिक कैपिटल्स पर सिग्निफिकेंट असर डाल सकता है? जी, जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं, जिस तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज्यादा इन है। फाइनेंशियल सेक्टर में फाइनेंशियल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज हो रही है। जिस तरह आप देखें आगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में जो किसी को ट्रांजैक्शन करने के स्टेप्स ऑलरेडी डिफाइन कर दिए जाते हैं कि जिस वक्त कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो उसमें हम ये चीज बिल्ट इन कर देते हैं सॉफ्टवेयर में कि जो बायर है उसका ये क्राइटेरिया होना चाहिए, इस किस्म का बायर, उसके पास इतने फंड्स हो, उसके पास ये नॉलेज हो। इस तरह सेलर साइड पे भी हम उसके सारे पैरामीटर आइडेंटिफिकेशन इंटीग्रेट कर देते हैं। फिर इस तरह जिस कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट के जो इस्लामिक पैरामीटर, फाइनेंशियल पैरामीटर, फिर इसका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पैरामीटर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पैरामीटर, बायर एंड सेलर के बैंक अकाउंट्स, ये सारे के सारे उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे कोई ट्रांजैक्शन करना चाहता है वो उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी चीजें जैसे जैसे वो पैरामीटर फिल हो जाते हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो कॉन्ट्रैक्ट और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी कि आप ना सेलर जो है ना वो बायर को फूल कर सकते हैं, ना बायर सेलर को फूल कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है कि आप जैसे ही उस पैरामीटर उसके लीगल को शरिया कंप्लायंट में पूरे हो जाएंगे वो वैसे ही उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इसी को बुनियाद बनाते हैं। आप आगे देखें ब्लॉकचेन बेस्ड स्कूप आ गया। उसमें स्कूप आपको पता है, स्कूप कहते हैं शरिया कंप्लायंट वे में जब किसी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए लोन कर्ज पे लेती है तो वो जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको आम अल्फाज में उसको स्कूप ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसको लेमन लैंग्वेज में। वैसे तो इसकी एक शरिया कंप्लायंट और एक्सप्लेनेशन है, लेकिन लेमन लैंग्वेज में बच्चों को समझाने के लिए कि जिसको आप लॉन्ग टर्म फंडिंग को लेता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जो एक ट्रांजैक्शन का मॉड यूज करते हैं उसको कहते हैं स्कूप। अब वो स्कूप जो है ना वो ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड स्कूप आ रहे हैं।
आते शुरू हो गए हैं। इस तरह आपके देखें जो आपके इस्लामिक बैंक है उन्होंने शरिया कंप्लायंट वॉलेट शुरू कर दिए, जिस तरह पहले होती थी बैंकिंग एप्स होती थी, अब तमाम बैंक से वॉलेट्स आ गए। वॉलेट होते ऐप होती थी जिसमें बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग ऐप होती है जिसमें एक ट्रांजेक्शन हो सकती है, एक ही किस्म का काम हो सकता है। अब जो तमाम बैंक आ रहे हैं वो मोबाइल बैंकिंग वॉलेट्स ऑफर कर रहे हैं। वॉलेट्स में इस तरह होता है कि उसमें आप बिल भी पे कर सकते हैं, आप कोई टिकट भी परचेज कर सकते हैं। इस तरह एक वॉलेट होता है ना, आप मल्टीपल चीजें डाल सकते हैं। इस तरह ये ई वॉलेट होता है। ये ठीक है, ये जितनी भी आप तमाम बैंक की ऐप है एक्चुअली ई वॉलेट ऑफर कर रहे हैं, यानी कि बैंक में मल्टीपल फैसिलिटीज, आप दूसरे बैंक से ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, बिल भी पे कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि वॉलेट है ये। ठीक है, तो अब ये शरिया कंप्लायंट वॉलेट क्या, उसमें जिस वक्त आपके पास शरिया कंप्लायंट वॉलेट का मतलब है कि जो ऐप खुल रही है तो उसमें कोई अनएथिकल ऐड ना आए, ठीक है, कोई इलीगल नॉन शरिया कंप्लायंट ट्रांजैक्शन ना उसमें हो सके, आपकी इन्फॉर्मेशन ना लीक हो, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना लीक हो सिक्योर वे में। ये शरिया कंप्लायंट पैरामीटर्स जो ये उस ऐप में बिल्ट इन होते हैं। ठीक है, तो ये आजकल की नई जदीद डेवलपमेंट्स हैं जो इस्लामिक बैंकिंग में और इस्लामिक फिनटेक के हवाले से फाइनेंशियल मार्केट में अवेलेबल है। जिस तरह मैंने आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बताया, ठीक है, इस तरह आपको ब्लॉकचेन बेस्ड कूक का बताया, इस तरह ब्लॉकचेन बेस्ड जो है वो क्रिप्टो करेंसी आ गई है। शरिया कंप्लायंट क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल शरिया कंप्लायंट क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरह ये जितने भी ब्लॉकचेन की वजह से आप समझे कि नेक्स्ट फाइनेंशियल मार्केट में रेवोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, जिस तरह भी आगे एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान, जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो भी ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी इशू करने जा रहा है, जिसको कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी उसकी एब्रिविएशन। आप नेट पे कभी सर्च करें सीबीडीसी के बारे में, उसके पैरामीटर्स हैं, उसके डिफरेंट मॉडल हैं। ये ब्लॉकचेन की वजह से जो इस्लामिक फाइनेंस की जो क्रक्स है, यानी कि आपकी सिक्योर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, किसी को आप समझें कि किसी की प्राइवेसी वायलेट ना हो, आपकी सिक्योरिटी के हवाले से और आपकी ड्यूरेबिलिटी के हवाले से के सारे फीचर्स उस ट्रांजैक्शन में अवेलेबल हो जाते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि इस्लामिक फाइनेंस और कन्वेंशनल फाइनेंस में फर्क जो है वो बहुत थोड़ा रहेगा। ऑलमोस्ट वो तमाम चीजें जो कि कन्वेंशनल फाइनेंस में किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी वो सब की सब अब इस्लामिक फाइनेंस में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इस्लामिक फाइनेंस भी बिल्कुल मैच कर रहा है। अब ये कोई डिफरेंट चीजें नहीं है। ठीक है, आप जो कोई कस्टमर, अब बल्कि इस्लामिक फाइनेंस में आपको अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप एक शरिया कंप्लायंट ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो इस्लामिक फाइनेंस आपको अब ये वो तमाम प्रोडक्ट्स जो कि आप पहले कन्वेंशनल फाइनेंस में देखते थे, आपको लगता था कि ये मैं इस्लामिक बैंकिंग में नहीं कर सकता, अब इस्लामिक बैंकिंग उससे ज्यादा बेटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो इस्लामिक बैंकिंग में बहुत जिद्दत आई है। ठीक है, बहुत इसमें डायनामिकिज्म आ गया, कि बहुत ये वाइब्रेंट है कि आपको तमाम किस्म की फैसिलिटीज जो कि कस्टमर चाहिए, मार्केटिंग के हवाले से, एडवाइस के हवाले से, रोबोटिक्स के हवाले से। जिस तरह आप देखेंगे आजकल चैटबॉट्स जो है ना बहुत ज्यादा इन हो रहे हैं, तमाम बैंक से अपने चैटबॉट्स खोल दिए, आप बैंक फ्ला वगैरह इन्होंने, आप व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी बैंकिंग में जिद्दत आ रही है। ठीक है, आपकी मॉडर्न हो रही है और आप तमाम के तमाम वो फैसिलिटीज जो कि आपको कन्वेंशनल बैंकिंग में चाहिए थी आप उस तमाम के तमाम इस्लामिक बैंकिंग वाले भी ऑफर कर रहे हैं। सही। अच्छा सर, आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को किरदार को किस तरह से एवेलुएट करते हैं जो इस्लामिक फाइनेंस की ग्रोथ में मददगार या रुकावट बन सकता है कैपिटल मार्केट में? जी, रुकावट तो नहीं, जिस तरह आपने कहा है कि मतलब अब देखिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किस तरह से एक चीजों को मैनेज कर रहा है। अच्छा। देखिए जिस तरह कोई भी ख़ुसूसन जो फाइनेंशियल मार्केट्स है ना उसमें एक साइड पे जो बैंक्स हैं वो बहुत पावरफुल है। अच्छा। और दूसरी तरफ कंज्यूमर है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मुकाबला नहीं कर सकते, इनको एक बहुत बड़ा इदारा है। अब जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन क्या पर्पज है, जो कि कंज्यूमर और जो आपका बैंक है उसके दरमियान पावर को बैलेंस करे, यानी कि जो बैंक है वो कंज्यूमर का इस्तेसाल ना करे। जहाँ हाँ जी, जो रेगुलेटरी इदारा है ना, रेगुलेटर का पर्पज यही है कि कोई एक फ्रीक दूसरे फ्रीक को एक्सप्लॉइट ना करे। अच्छा। ठीक है, दूसरे फ्रीक को प्रोटेक्ट करे वो। ठीक है, तो ये आपका जो रेगुलेटर है पाकिस्तान में, दूसरा अब एक तरफ है हमारे पास कन्वेंशनल बैंक और दूसरी तरफ है इस्लामिक बैंक। अच्छा। इस्लामिक बैंक से भी क्योंकि डेवलपमेंट स्टेज पे है तो इसलिए जो रेगुलेटर जो है ना वो इनको इस्लामिक बैंक को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा। ठीक है, क्यों, ताकि क्योंकि इनका भी मार्केट शेयर ज्यादा बड़ा नहीं है, अभी लेटेस्ट फिगर के मुताबिक अंडर 30% है, यानी कि टोटल पाकिस्तान में लोगों का जितना भी डिपॉजिट है, जितने भी लोगों ने पैसे बैंकों में पैसा रखवाया है उसमें 30% सिर्फ इस्लामिक बैंक में रखवाया है और 70% कमर्शियल बैंक में, कन्वेंशनल बैंक में। अब ये भी एक्सपेंड हो रहा है अभी, क्योंकि ये लोअर साइड पे है तो इसको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो ये जो रेगुलेटर है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है इस लिहाज से इस्लामिक बैंक को और इस्लामिक फाइनेंशियल मार्केट्स को हेल्प प्रोवाइड करता है, ताकि अगर कोई लॉस में भी जा रहा है तो उसको बंद ना होने दें, उसको ऑपरेशनलाइज करें, उसको वो एड प्रोवाइड करें। जिस तरह बैंकों का एक फंक्शन होता है उसको कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट।
लैंडर और लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिस वक्त वो लॉस में है, लास्ट रिजॉर्ट को वो जिस वक्त वो बंद होने लगा तो किसके पास जाएगा? क्योंकि देखिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बैंकरप्ट होना इस तरह नहीं है कि जिस तरह कोई आम इदारा बैंकरप्ट हो जाए, इन दोनों में फर्क है। आम इदारा कोई बैंकरप्ट हो जाता है तो सिर्फ जो बैंक जो उस इदारे के मालिकान है सिर्फ वही मुतासिर होते हैं, लेकिन अगर एक बैंक मुतासिर हो, बैंक बैंकरप्ट हो जाए या दिवालिया हो जाए तो उसमें बहुत से लोगों का पैसा रखा हुआ है, लाखों लोगों का पैसा, वो सारे मुतासिर होते हैं उससे। ठीक है, लोगों का तमाम बैंकिंग का आप जिस तरह देखें एक बैंक है उसमें लाखों लोगों के अकाउंट है, अगर वो बैंक दिवालिया हो जाए तो जो बेचारे लाखों लोगों ने अकाउंट रखवाए वो तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। अच्छा, इसका सिर्फ इस बैंक के कस्टमर नहीं परेशान होंगे, जो बाकी बैंकों के कस्टमर है वो भी परेशान हो जाएंगे। ठीक है कि हम इनका पैसा डूब गया तो हमारा भी ना डूब जाए, वो बाकी बैंकों से भी पैसे निकलवाना शुरू कर देंगे। तो एक बैंक जो रेगुलेटर का ये किरदार है कि वो बैंकिंग सेक्टर को गारंटी प्रोवाइड करता है, लोगों को प्रोटेक्शन देता है कि अगर आप पैसा यहाँ पे रखवाएंगे तो अगर आपको कोई लॉस की सूरत में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको रिजॉर्ट करेगा, उनको बचाएगा। ठीक है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रेगुलेटर का फंक्शन होता है। तो इसी तरह रेगुलेटर जो है ना आपके मुल्क के जो इस्लामिक बैंक है उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि वो लोगों को इस्लामिक बैंकिंग की सर्विस मिलती रहनी चाहिए। ठीक है, मिलती ताकि लोगों का ट्रस्ट बढ़े इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेटर के हवाले से बैंक जो इस्लामिक बैंक है उनको उनके ऊपर जोर देता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स मार्केट करवाएंगे, जो कस्टमर को जितनी किस्म की प्रोडक्ट नेशनल बैंक से अवेलेबल है आप भी सारी वही ऑफर करें। यानी कि किसी हवाले से ऐसा ना हो कि कोई किसी कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए वो नेशनल वो इस्लामिक बैंक में आता है, वो कहता है जी मुझे तो वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है जो नेशनल में अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह इसलिए स्टेट बैंक इस्लामिक बैंक को इस तरह भी लेके आता है कि आप वो तमाम फैसिलिटीज जो कमर्शियल बैंक में अवेलेबल है आप वो इस्लामिक बैंक से भी प्रोवाइड करें। और जो टेक्नोलॉजी ने जिस तरह हम बात करें फिनटेक की, तो टेक्नोलॉजी ने इस सिलसिले में बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से आप देखें पहले आप लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बैंक जाना पड़ता था, अब नए किस्म के बैंक आ गए, उनका तो नियो बैंक। ठीक है, नियो बैंक में कि आप घर बैठे बैठे जो तमाम फैसिलिटी हासिल कर, अकाउंट खुलवा लें, ट्रांजेक्शन कर लें। जैसे आमतौर पर आजकल के आप एक दो बैंक जाके अकाउंट खुलवाना है, उसके बाद सारी ट्रांजेक्शन आप घर से करते रहे, जहां मर्जी शॉपिंग करते रहे। लेकिन जो नियो बैंक है उसमें आपको अकाउंट खुलवाने के लिए भी हो सकता है बैंक में जाना पड़े, आप घर बैठे बैठे अकाउंट खोलें। ठीक है, तो अभी साल में एक आध दफा आपको कोई मसला वगैरह आ गया तो आप बैंक चले जाइए अपनी ट्रांजेक्शन देखने के लिए। बाकी आपको हर चीज घर में, कार्ड भी घर पे आएगा, एटीएम कार्ड, एटीएम चेकबुक भी घर पे आएगी, एटीएम पे तमाम फैसिलिटीज आपको घर में अवेलेबल होंगी। तो टेक्नोलॉजी ने इस सिलसिले में बहुत हेल्प प्रोवाइड की है कि जिसकी वजह से लोग अब ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आ सकते हैं, इस्लामिक बैंक को समझ सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा टीवी के ऊपर इस्लामिक बैंक के इश्तिहारात भी आ रहे थे, इसके ऊपर भी सेंट्रल बैंक का पीछे से एक बहुत रोल है। तो लोगों को इस्लामिक बैंकिंग के बारे में, इस्लामिक फाइनेंस के बारे में और इस्लामिक कैपिटल मार्केट के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करना, इसको कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना कि आपको जिस वक्त आप बैंक से डील करें तो आपको पता हो कि वो आपको बैंक आपको क्या ऑफर कर रहा है। आपको आंखें बंद करके फॉर्म पे ना साइन करें, वो आपको पता हो कि उसने आपको क्या ऑफर किया है, कौन सी प्रोडक्ट ऑफर किया है, और प्रोडक्ट आपके लिए कैसे फायदेमंद है, कैसे फायदेमंद नहीं है। ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपको सेंट्रल बैंक बैंकों के जरिए आपको एजुकेट कर रहा है इस सिलसिले में। ठीक है, तो ये सेंट्रल बैंक का किरदार है कि वो इस चीज को इस्लामिक बैंक को प्रमोट करने में हेल्प आउट कर रहा है। अच्छा सर, आप अपने मौजूदा रिसर्च की बुनियाद पर इस्लामिक फाइनेंस, कैपिटल मार्केट्स और फिनटेक के कन्वर्जेंस में आने वाले फ्यूचर के ट्रेंड्स को कैसे देखते हैं? ये फ्यूचर ट्रेंड्स जैसा मैंने पहले भी बताया जी बहुत रोशन ट्रेंड्स हैं। ठीक है, जो ओवर द पीरियड आप देखें, जिस तरह आप फिनटेक की बात करें तो इसमें आप समझे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स नई टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं, नियो बैंक नई टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं। ठीक है, इस तरह क्रेडिट लैंडिंग, माइक्रो लैंडिंग, ये नई टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं। ये सब के सब आप जितनी, इसके अलावा आर्टिफिशियल AI बेस्ड बैंकिंग आ गई है, AI बेस्ड आपके सोल्यूशंस आ गए हैं। ठीक है, चैटबॉट्स आ गए हैं। ये सारे न्यू ट्रेंड्स हैं जिसकी वजह से आपको जो बैंकिंग फैसिलिटी, फाइनेंशियल फैसिलिटीज और फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करने में बहुत मदद मिलती है। क्योंकि पहले आप बैंक में जाते थे, आपको किसी कस्टमर, आप बैंक ऑफिसर से पूछ रहे हैं भाई ये क्या चीज है, वो अपने कामों में लगा हुआ आपको बता नहीं रहा। अब आप क्योंकि आपको नेट पे हर चीज अवेलेबल है, सिंगल क्लिक पे आपको हर चीज अवेलेबल है, तो आपको कोई भी किसी भी प्रोडक्ट के मुतालिक नॉलेज लेने के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता। आप क्लिक स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाएं, आप सिर्फ अपने ऑप्शन को क्लिक करना, अपने क्लैरिफिकेशन। इसके अलावा आपके पास जो चैट बोर्ड्स और इसके अलावा चैट जीपीटी वगैरह इस तरह के ऑटो जनरेटिव AI के टूल्स अवेलेबल है, जिसके लिए आपको अगर कोई चीज वहां से भी क्लैरिफाई नहीं होती तो ये भी आप उसको क्वेश्चन पूछें, हर तरह का क्वेश्चन वो आंसर करता है। तो अपनी चीजों को रिलेट करके कस्टमर बहुत सारी चीजों में क्लैरिफाई हो जाता है। तो आजकल का कस्टमर जो है वो
बैंकर के मुकाबले में वो बहुत ज्यादा एनरिच और नॉलेजेबल होता है। अच्छा। उसके बैंकर के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है उसके क्वेश्चन आंसर करना, क्योंकि जो कस्टमर है वो नेट यूज करके आ रहा है, उसको तमाम चीजों का अवेलेबल है, उसको पता है कौन सा बैंक कौन सी ऑफर कर रहा है। तो पहले जिस तरह आज से 10-15 साल की पहले की बैंकिंग थी कि आप जो मर्जी कस्टमर को कह दें, आजकल ऐसे नहीं है। आजकल कस्टमर एजुकेटेड कस्टमर है, ठीक है, तो उसको पता, तो आप उसका उल्टा सीधा जवाब उसको नहीं दे सकते। तो ये टेक्नोलॉजी ने इस बारे में आपको हेल्प प्रोवाइड किया कि आप ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, आपको ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स आपकी मार्केट में आ रही हैं, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड, इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और कस्टमर एडवाइजरी बेसिकली, और एसेट मैनेजमेंट। तो हर चीज एसेट है, लेकिन इस्लामिक फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में एसेट मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, उसका मतलब होता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। अगर कोई बंदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उसको गाइड करते हैं कि ना आप कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, तो ये किस वक्त आप पैसा निकाल लें, किस वक्त पैसा इन्वेस्ट कर दें ताकि आपको लॉसेस ना हो। तो ये भी सारी सर्विसेज आप टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल है, ठीक है। तो इसलिए अब आपको इसमें ये मसला मसाइल, तो ये इस हवाले से टेक्नोलॉजी ने बहुत गाइड किया है लोगों को एजुकेशन के हवाले से और मार्केट एक्सपेंशन के हवाले से। क्योंकि जब लोगों की एजुकेशन आई है तो उसकी वजह से लोगों ने मजीद पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया और मार्केट एक्सपैंड हो रही है। जितनी मार्केट एक्सपैंड होगी उतना आपका कंट्री के लिए भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो प्रोडक्टिव कामों के लिए, जिस वक्त आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आगे से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोडक्टिव कामों के लिए यूज करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है, आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड होती है। जब लोगों का ट्रस्ट कम होता है तो लोग स्टॉक मार्केट में और फाइनेंशियल मार्केट से पैसा कम इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। जब स्टॉक मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती है तो मुल्क में पैसे की कमी हो जाती है, ठीक है, मुल्क की तरक्की रुक जाती है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी ने इस सिलसिले में बहुत हेल्प प्रोवाइड की है कंट्री के डेवलपमेंट के सिलसिले। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।